हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 39। देखें, ऑर्डर 39 का ताल्लुक है टेम्परेरी इंजंक्शंस के साथ। टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी तौर पे कोई चीज़ लिमिटेड पीरियड के लिए। इंजंक्शन का मतलब होता है हुक्मनामा। अदालत कोई हुक्म दे या कोई ऑर्डर जारी करे जो सिर्फ टेम्परेरी हो, यानी कि कुछ वक्त के लिए कोई, ठीक है ना, जिसको आम अल्फाजों में स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस। इसके हवाले से ये है ऑर्डर 39। अब रूल नंबर 1 इसका ये कहता है कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है अदालत में, तो इससे पहले कि वो अदालत वो जो प्रॉपर्टी है वो अगला बंदा बेच बूझ दे, तो अदालत उसको रोकने के लिए एक टेम्परेरी हुक्मनामा जारी करेगी और उसके ऊपर स्टे दे देगी। इसको बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। अब इसमें ये होगा कि अदालत अगले शख्स को रोक देगी कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये मुतनाज़ा है, ये डिस्प्यूटेड है, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आपने इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी और ना ही किसी को आपने ये बेचना है। ठीक हो गया। यार देखें, जो एक्चुअल में ये जो ऑर्डर है ना टेम्परेरी इंजंक्शन, इसका मकसद यही है कि फ़रीक़ैन को ना कोई तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना। आप अदालत में जाते हो किसी मामले के खिलाफ, आपको शक है कि यार अगली जो चीज़ है वो मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाएगी जब तक केस चल रहा होगा, तो उस सूरत में अदालत को पहले कहेंगे सर ये हमारा इस प्रॉपर्टी में मुकदमा चल रहा है, आप काइंडली एक टेम्परेरी इंजंक्शन दे दें ताकि ये प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे, बाकी मेन केस हमारा चलता रहे। तो उस सूरत में अदालत जल्दी से एक टेम्परेरी हुक्मनामा जारी कर देती है जिससे आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ है वो महफूज हो जाती है। अब अगला बंदा उसको, यानी कि उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा और फिर आपका मुकदमा चलता रहेगा जब तक फैसला हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली है टेम्परेरी इंजंक्शन। उसके बाद है रूल नंबर 2। देखें, अगर आपको खदशा है कि आपने एक बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, माहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है, आपको खदशा है कि यार अगला बंदा ना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा और आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा या आपका कोई नुकसान हो जाएगा, तो उस सूरत में फिर जो प्लेंटिफ है ना वो अदालत को कहेगा कि सर आप काइंडली को एक टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करें, हुक्मनामा दें और अगले बंदे को मना करें कि जनाब ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को ना ना तोड़े। ठीक है ना। तो अदालत फिर उसको ये हुक्म देगी। लेकिन अब उसमें ये है कि अगर अगला बंदा जो डिफेंडेंट है वो अदालत की बात नहीं मानता, तो उस सूरत में अदालत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, ज़ब्त कर सकती है और साथ में उसको 6 माह के लिए बंद, यानी कि कैद भी बंद भी कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, गिरफ्तार भी कर सकती है। और दूसरा, अगर उसके बाद भी बंदा जो है ना 1 साल तक उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करा और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, तो उस सूरत में अदालत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी और वो उसको बेच के अपनी कंपनसेशन वगैरह दे देगी अगले बंदे को। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब इस रूल नंबर 2 से भी यही पता चला कि भई आपको शक है कि यार अगला बंदा ना हमारा मुकदमा चल रहा है, लेकिन अगला बंदा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा और उससे मुझे नुकसान होगा, तो आप अदालत के पास जा सकते हैं और अदालत उस बंदे को मना कर देगी। अगर वो उस पे अमल नहीं करेगा, तो अदालत उसकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर देगी या बेच देगी या उस बंदे को 6 माह के लिए, यानी कि जेल में डाल देगी। उसके बाद है रूल नंबर 2A, इंटरिम इंजंक्शन। देखें, अगर एक प्लेंटिफ है, उसने एक मुकदमा दायर किया डिफेंडेंट के खिलाफ, डिफेंडेंट बंदा आ नहीं रहा अदालत में, तो उसकी गैर मौजूदगी में अदालत एक इंटरिम इंजंक्शन जारी करेगी, टेम्परेरी हुक्मनामा, और वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ही, यानी कि जारी रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अदालत उसको एक्सटेंड कर सकती है कि तब जब डिफेंडेंट फिर भी अदालत में पेश ना हो, या अदा वो कहे कि जी मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, या उसको नोटिस ना मिला हो उस सूरत में। इसी तरीके से रूल नंबर 02B, इंजंक्शन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज। अब इसमें यह है कि लोग हैं वो अदालत गए हैं, अदालत ने उनकी बात सुनी है, उसके बाद अदालत ने एक टेम्परेरी हुक्मनामा दिया, तो वो जो टेम्परेरी हुक्म होगा दोस्तों वो 6 माह तक जारी रहेगा। ठीक है जी। और उसमें फिर अदालत उसके रीजंस भी लिखेगी, बताएगी भी, और अदालत साथ में हाई कोर्ट को भी इन्फॉर्म करेगी अगर वो उसको मज़ीद एक्सटेंड कर रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है रूल नंबर 03, नोटिस रिक्वायरमेंट बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन। देखें, अदालत जब भी कोई इस तरह का टेम्परेरी हुक्मनामा जारी करती है ना, तो अदालत जो है ना अपोजिट पार्टी को नोटिफाई ज़रूर करती है। लेकिन हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे अदालत का ये सवाबदीद है वो नोटिफाई करे या ना करे। मिसाल के तौर पर आपको शक है कि यार अगले अगले बंदे का मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है,
लेकिन मुझे डर है कि उसके पास जो मेरी गाड़ी है या वो बेच देगा। आप उस मामले में अदालत नोटिस नहीं जारी कर सकती, या अदालत का जवाबदीही करे या न करे। इसी तरीके से किसी सरकारी इदारे के खिलाफ, सरकारी बंदे के खिलाफ या सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपने कोई इंटरिम इंजंक्शन चाहते हैं, तो उस सूरत में भी अदालत के ऊपर है कि वो यानी कि नोटिस कर सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन अदालत अगर नोटिस करती है किसी सरकारी बंदे को या सरकारी इदारे को, तो वो जो नोटिस पीरियड होगा ना, वो 2 से लेकर 7 दिन का होगा। उसके बाद है रूल नंबर 4, डिस्चार्ज और वेरिएशन ऑफ इंजंक्शन। यानी अगर पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन से यानी कि मुतमिन नहीं है, तो उस सूरत में वो अदालत को कह सकती है कि सर आप काइंडली इस अपने फैसले को या तो ख़त्म कर दें, डिस्चार्ज कर दें, या इसको तब्दील कर दें, या उसको सेट असाइड कर दें। इसी तरीके से रूल नंबर 04A, इंजंक्शन रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू। अगर आप अदालत के पास आए हैं, ठीक है, और अदालत ने ना हुकूमती रेवेन्यू से मुतलिक एक इंजंक्शन दिया है, तो वो जो टेम्परेरी हुक्मनामा होगा वो सिर्फ 6 माह तक चलेगा। हाँ, जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो जाता या जब तक इंजंक्शन तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर आपका मामला है कि एक सरकारी इदारा है, उसका रेवेन्यू का मामला है और आपका उससे रिलेटेड मामला है, तो आप उस सूरत में अदालत टेम्परेरी जो हुक्मनामा जारी करेगी वो सिर्फ 6 माह के लिए ही जारी कर सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 5, इंजंक्शन अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। अगर आप एक इंजंक्शन जो है ना वो एक कॉर्पोरेशन के खिलाफ चाहते हैं, तो वो जनाब सिर्फ कॉर्पोरेशन पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स या अफसर्स होंगे उसके ऊपर भी ये लगेगा। यानी अगर एक इंजंक्शन जारी किया गया है, एक कॉर्पोरेशन को कहा गया है कि भाई कॉर्पोरेशन ने ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ कॉर्पोरेशन नहीं, बल्कि उसके जो मेंबर्स ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि उन्होंने भी ये काम नहीं करना टेम्परेरी, अगर अदालत को इस तरह टेम्परेरी हुक्म जारी कर रही है। उसके बाद है रूल नंबर 6, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कोर्ट ऑर्डर। अच्छा जी, अगर एक मुकदमा है उसमें एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी है, बाइक है, ठीक है, साइकिल है, और आपको शक है कि यार ये आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, या कोई और चीज़ है जो मूवेबल है, वो प्रॉपर्टी जो है ना वो ख़राब हो सकती है, या या उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, और या अगला बंदा जो है ना उसको बेच बच सकता है, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे? अदालत क्या करेगी? एक ऑर्डर देगी कि भाई जल्दी से इसको बेच दो ताकि वो ख़राब ना हो। मिसाल है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई खाने पीने की चीज़ है और आप समझते हैं कि यार ये जो है ना ये अगर पड़ी रहेगी तो ख़राब रहेगी, तो उस सूरत में अदालत क्या करेगी कि एक ऑर्डर जारी करेगी और कहेगी कि भाई जल्दी से इसको आप जो है ना बेच दें ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो ये भी एक किस्म का टेम्परेरी इंजंक्शन होता है। उसके बाद है रूल नंबर 7, कोर्ट ऑर्डर फॉर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें यह है, एक प्रॉपर्टी है यार, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अदालत में। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि अदालत को समझ नहीं आ रही कि ये प्रॉपर्टी किस किस्म की है, क्या उसकी ये है, किस तरह की कंडीशन है, ठीक है ना। तो उस सूरत में अदालत क्या करेगी, किसी एक एक्सपर्ट को कहेगी कि जाके यार उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करके आओ, उसको ज़रा चेक करके आओ, विज़िट करके आओ, वो जगह किस तरह की है और उसका मटेरियल किस किस्म का है, या उसकी कुछ सैंपल्स वगैरह ले आओ, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली ये मामला क्या है। तो यानी अदालत क्या करेगी कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए जिसके ऊपर कोई इशू चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो वो एक टेम्परेरी एक ऑर्डर जारी करेगी और किसी एक बंदे को कहेगी कि जाओ बिल्डिंग में या उस प्रॉपर्टी के पास जाओ, ठीक है, और उस पे उसके सैंपल्स कलेक्ट करो, उसको इंस्पेक्ट करके आओ। यानी कि हमने एक्चुअली चेक करना है कि यह प्रॉपर्टी किस किस्म की है, इसमें क्या मामला है, इसका मटीरियल क्या है, मतलब यह किस लोकेशन में है, किस हालत में मौजूद है। तो ये भी रूल नंबर 7 में ये अदालत इस तरह का टेम्परेरी हुक्मनामा जारी कर सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 8। देखें, एक प्लेंटिफ है, वो ये चाहता है कि ना अदालत ना कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर जारी करे जिससे उसकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन हो, जैसे अभी मैंने आपको रूल नंबर 7 में या रूल नंबर 65 उसमें बताया गया है। तो उसमें फिर वो तभी अप्लाई कर सकेगा जब वो पहले डिफेंडेंट को नोटिस भेजेगा। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अदालत उसकी इंस्पेक्शन करे, तो आपको जो डिफेंडेंट है, अगला बंदा, आपने उसको यानी कि नोटिफाई करना है। इसी तरीके से जो डिफेंडेंट है कैन अप्लाई फॉर अ सिमिलर ऑर्डर आफ्टर गिविंग नोटिस टू प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट चाहता है कि यार इस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, अदालत इसकी इंस्पेक्शन करे, तो डिफेंडेंट को भी यही है कि वो भी जनाब प्लेंटिफ को फिर क्या करे, नोटिफाई करे। अब इसका हम एग्जांपल देखें, इफ प्लेंटिफ वांट्स एन ऑर्डर फॉर अ प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन दे कैन अप्लाई आफ्टर नोटिफाइंग द डिफेंडेंट वंस द केस बिगिंस। केस जैसे शुरू होगा, आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन हो अदालत की तरफ से, तो आपने अगले बंदे को, अगली पार्टी को नोटिफाई करना है।
ठीक है जी। अब ये डिफेंडेंट भी नोटिफाई कर सकता है, प्लेंटिफ भी कर सकता है। जिसने इंस्पेक्शन करवानी है तो वो अगली पार्टी को क्या करेगा, नोटिफाई करवाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 9। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, देखें, सेल ऑफ लैंड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट। यार एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, ए और बी का। ए कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी, बी कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन उस बीच में ना हुकूमत एंट्री मारती है। हुकूमत कहती है भाई ये तुम लोगों की जो प्रॉपर्टी है इसका टैक्स अभी तक किसी ने नहीं पे किया, तो हम इस प्रॉपर्टी को अब क्या करते हैं, जब्त करते हैं या अटैच करते हैं या इसको सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है। और हुकूमत कहती है कि भाई क्योंकि आपने इसका टैक्स नहीं पे किया तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ना ये हम अपने कब्जे में ले रहे हैं या हम इसको बेच वगैरह देते हैं। तो उस सूरत में जो दो फरीकैन हैं ना उसमें से एक फरीक जिसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो क्या करेगा कि वो जनाब उसके टैक्स वगैरह पे करेगा और उसको अपने पोजेशन में लेगा। फिर अदालत क्या करेगी कि अगले बंदे को जिसकी एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है, जिसका इशू है, जो डिफ़ॉल्टर है, जो जिसने उसका टैक्स नहीं पे किया, तो अदालत फिर कहेगी कि भाई अब एक बंदे ने ना इस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करके इस प्रॉपर्टी को हुकूमत से बचा लिया है, अब तुम वापस इसको वो पैसे वापस करो जो उसने हुकूमत को दिए हैं। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा बताता हूँ। देखो जी, एक प्रॉपर्टी है, एक बंदे के पास वो प्रॉपर्टी है लेकिन उसने उसका टैक्स नहीं पे किया, लेकिन साथ में उसका एक मुकदमा भी चल रहा है अदालत में किसी और बंदे के साथ। वो बंदा कहता है एक्चुअली ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब हुकूमत कहती है कि भैया आपने टैक्स तो पे की नहीं, अब मैं ये प्रॉपर्टी कब्जे में कर रहा हूँ और अदालत में केस चला है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो क्लेम कर रही नहीं ये एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी, वो क्या करता है कि वो जनाब ना उसका टैक्स वगैरह पे करके उसकी प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले देता है। फिर अदालत अब क्या करेगी कि जो पहला बंदा है ना जिसके पास एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी थी, जिसने उसका टैक्स नहीं पे किया, उसको जनाब कहेगी कि भाईजान वो अगले बंदे ने जो तुम्हारी जगह पे जिसने टैक्स वगैरह पे किया उसको पे करो, और उसके बाद बाकी ओरिजिनल जो केस है वो तो चलता रहेगा। यानी इसमें यह होगा कि टेम्परेरी तौर पे वो प्रॉपर्टी बच जाएगी ना हुकूमत के पास जाने से। ठीक है जी। तो ये है रूल नंबर 9। उसके बाद है रूल नंबर 10। अब देखें, आपने एक मुकदमा अदालत में चल रहा है, उसमें एक फरीक है ना वो ये क्लेम एडमिट करता है कि जी सर वाकई इस बंदे के 10,000 मेरे पास पड़े हैं, मैंने सिक्योरिटी के, वो मैं उसको दे दूंगा। तो फिर अदालत कहेगी भाई अभी दे दो, जल्दी करो। अगर आप ये एडमिट करते हो कि आपके पास अगले के कुछ पैसे हैं या कोई उसका एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, एज ए आपने सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखी हुई है, तो आप मेहरबानी करके ओरिजिनल जो मालिक है उसको वापस करें ताकि ये जो है ना चीज़ें स्मूथ चलें। इफ़ अ डिफेंडेंट एडमिट्स holding money owed to plaintiff, the court can order the money to be handed over to the plaintiff or keep in a court is possible with security until further order। या फिर ये भी कर सकती है अदालत कि तुम डिफेंडेंट को अगले बंदे को ना दो बल्कि हमें दे दो, हम अपनी कस्टडी में रखते हैं। ठीक है जी। मतलब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अदालत में केस चल रहा है जी दो लोगों के बीच में। उसमें एक बंदा कहता है कि जी वाकई मैं एडमिट करता हूं कि इसके कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं एज ए सिक्योरिटी। तो अदालत करेगी भाई या तो उसको जल्दी वापस करो या मुझे दे दो, मैं अपने पास रखूंगी जब तक कोई इस केस का आगे चल के फाइनल कोई आउटकम नहीं निकलता। अब ये भी क्या, ये भी एक टेम्परेरी इंजंक्शन है। सो दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर 39। अब इसमें हमने जो समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि यार मुख्तलिफ मौक़ों पे अदालत एक टेम्परेरी हुक्मनामा देती है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जिस चीज़ के मुतालिक कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसकी प्रोटेक्शन हो। ठीक है जी, कोई प्रोटेक्शन हो। टेम्परेरी इंजेक्शन अदालत इसलिए देती है कि क्योंकि देखो ना, दो लोगों के बीच में किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा चल रहा है, क्या पता वो चीज़ जो है ना ख़राब हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, अगला बंदा उसको बेच दे, तो अदालत कोई टेम्परेरी हुक्म दे देती है ताकि वो चीज़ महफूज हो जाए और फिर जो मेन मुकदमा है वो चलता रहे। सो दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर 39 और इसके रूल 10 के 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं आसान अल्फाज में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।